नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। लीजिए, आज एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के षष्ठ प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के इकाई क्रमांक 3 बिहारी रत्नाकर के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या भाग 3 प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था कि बिहारी संयोग श्रृंगार का वर्णन करने में जितने सिद्ध रहे हैं, उससे अधिक सिद्धता उन्हें प्राप्त हुई है विप्रलम्भ श्रृंगार के वर्णन में। कवि का वियोग वर्णन यद्यपि काफ़ी ऊहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण है, तथापि रसिक पाठकगण उन्हें पढ़कर भरपूर आनंद की प्राप्ति करते हैं। इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनी सांस। इत आवत इधर आता है, चली जात उत उधर जाता है, 6-7 हाथ 6-7 हाथ, हिंडोरे का मतलब होता है झूला, और उसासनी ऊपर नीचे सांस, है ना। मैंने बताया आपको वियोगिनी नायिका का वर्णन इन पंक्तियों में है। विप्रलम्भ श्रृंगार का अद्भुत उदाहरण इन पंक्तियों में देखिए। कवि कहते हैं कि नायिका नायक के वियोग में इतनी दुर्बल हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब वो सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। इत आवत इधर आ जाती है, कब? जब वो सांस छोड़ती है, और जब वो सांस लेती है चली जात उधर चली जाती है। 6-7 हाथ इधर और उधर होती जा रही है, क्योंकि वो विरह में दुर्बल हो गई है, दुबली हो गई है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है उसे देख करके मानो वो लंबी लंबी सांस भर कर लगातार झूला झूल रही है। सांसों को छोड़ने और लेने के क्रम में उसका दुर्बल शरीर इतना आगे पीछे हो रहा है कि उसे देखकर ऐसा महसूस होता है मानो वो झूला झूल रही है। विरह का अत्यंत ऊहात्मक वर्णन इन पंक्तियों में कवि बिहारी ने प्रस्तुत किया। लीजिए, दूसरा दोहा प्रस्तुत है। भूषण भार संभारी है क्यों इहि तन सुकुमार। भूषण भार संभारी है क्यों इहि तन सुकुमार, सुधे पाई ना धरा परत शोभा ही के भार। पहले शब्दार्थ। भूषण आभूषण, अलंकार, गहने। भार बोझ, सुकुमार अत्यंत कोमल नाजुक, सुधे सीधे, पाई पैर, और धरा पृथ्वी। शब्दों को अगर हम पकड़ कर चले तो अर्थों की गहराई तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है, और नायिका की सखी नायिका से कहती है, क्या कहती है? हे सखी, तुम्हारे शरीर की शोभा ही इतनी अधिक है कि उसके भार को तुम्हारा यह कोमल शरीर सहन नहीं कर पा रहा है, और इसलिए
शोभा की अधिकता को सहन न कर पाने पर तुम्हारे पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। नायिका का शारीरिक सौंदर्य अद्वितीय है। नायिका के शरीर की शोभा अद्वितीय है, इतनी अधिक है कि उसके भार के कारण उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। उस पर नायिका आभूषण पहन रही है, तो सखी कहती है, ऐसे में जब शोभा के भार के ही कारण जमीन पर पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे में तुम्हारा यह कोमल शरीर भला तुम्हारे द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों के भार को कैसे सहन कर पाएगा। तात्पर्य यह कि स्वाभाविक सौंदर्य को बने रहने दो, आभूषण धारण करके अपने शरीर को और अधिक शोभा युक्त बनाकर भार से झुकाओ मत। सौंदर्य की स्वाभाविकता ही अधिक आकर्षित करती है। भाव साम्य के लिए दो पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ। काहे को सिंगार के बिगाड़ती है मेरी आली, काहे को सिंगार के बिगाड़ती है मेरी आली, तेरे अंग बिन हूँ सिंगार के सिंगारे है। श्रृंगार करके शरीर के सौंदर्य को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, तेरे अंग तो बिना श्रृंगार के ही श्रृंगार है ना। तो वही बात कवि बिहारी कह रहे हैं। सखी कहती है कि तुम्हारे शरीर का सौंदर्य ही इतना अद्भुत है कि उसकी अधिकता के कारण पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में और अधिक आभूषण धारण करके शोभा को बढ़ाओ मत, अन्यथा तुम्हारा शरीर उस भार को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला दोहा। यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, भय भय बहुरी बसंत ऋतु इन डारनी वै फूल। बहुत ही गहन भाव को समेटे हुए है ये दोहा अपने भीतर में। अटक्यो यानी अटका रहना, चिपका रहना। अली के दो मतलब हैं, एक तो भौरा और दूसरा तात्पर्य होता है सखी। मूल के भी दो अर्थ, एक तो मुख्य और दूसरा जड़। भय भय होंगे ही, उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। शब्दार्थ के बाद प्रसंग देखें। प्रसंग है कि गुणवान व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, वो अपने आश्रयदाता राजा की संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ता, अपितु इस आशा में उसके साथ बना रहता है कि कभी ना कभी तो उसकी संपत्ति लौटकर आएगी। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि भौरे और गुलाब के माध्यम से कहते हैं कि गुलाब की सूखी जड़ से भौरा इसी आस में चिपटा रहता है, इसी आस में अटका रहता है कि फिर से जब बसंत ऋतु का आगमन होगा तो इन सूखी डालियों पर पुनः सुंदर और सुरभित पुष्प खिलेंगे। कल्पना कीजिए एक गुलाब के ऐसे पौधे की जो सूख गई है और जिस पर भौरा चिपटा हुआ है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि देखिए, उस दृश्य में भी कवि ने भाव ढूंढ लिया और भाव ढूंढकर उन्होंने ये दो पंक्तियों की रचना कर डाली कि उन सूखी जड़ों पर
भौरा इसलिए अटका पड़ा है, चिपका पड़ा है कि फिर से बसंत ऋतु का आगमन होगा और फिर इन सूखी डालों पर गुलाब के सुंदर, आकर्षक, रक्तिमाभा से परिपूर्ण सुरभित पुष्प खिलेंगे और फिर मैं जी भरकर रसपान करूँगा। आशावादी दृष्टिकोण कवि का, पहली बात तो विशेषता में, और दूसरी बात प्रस्तुत अर्थ के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ का बोध होने के कारण इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है और कवि बिहारी अन्योक्ति अलंकारों की प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। अगला दोहा देखिए, उड़ती गुड़ी लखी लाल की। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें लिखा है उड़ती गुड़ी लखी ललन की। शब्द ललन हो या लाल, आशय एक ही है, नायक। उड़ती गुड़ी लखी ललन की, अंगना अंगना माह, बौरी ला दौरी फिरती, छुअती छबीली छाह। उड़ती, उड़ता हुआ, गुड़ी, पतंग, लखी, देखकर, उड़ती गुड़ी लखी, लाल की, ललन की, नायक की। अंगना अंगना माह, अंगना, एक अंगना का तात्पर्य है स्त्री और दूसरा अंगना आंगन, घर के आंगन में। बौरी यानी बावली होकर, पागल होकर। दौरी, दौड़ती, फिरती, फिरना। छबीली, नायक, छबीले नायक की छबीली, छवि, छाह, छबीली छाह, नायक की छाह। नायिका की सखी अपनी दूसरी सखी से, नायिका की सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका के बावरे प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कहती है? नायक पतंग उड़ा रहा है और उस उड़ते हुए पतंग की छाह नायिका के घर के आंगन में पड़ रही है। नायिका उस छाह को नायक का प्रतीक स्वरूप मानकर छूने के लिए बावरी होकर आंगन में इधर उधर दौड़ी फिर रही है, इधर उधर भागती फिर रही है। अर्थात नायक से प्रेम की अधिकता के कारण वह उसके द्वारा उड़ाए जा रहे पतंग की छाया को छूकर ही नायक को छूने का सुख प्राप्त कर रही है। इतनी अधिक नायिका नायक की प्रेम में बावरी हो गई है। विशेष बात क्या है इन पंक्तियों में? एक तो प्रेम की अतिशयता का वर्णन है ही, दूसरी बात अंगना अंगना में एक ही शब्द के दो बार प्रयोग और दोनों बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। फिर देखिए, छुअती छबीली छाह में छ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और अंतिम खूबी इस दोहे की, पर नायक के प्रति अतिशय प्रेम प्रदर्शन के कारण इन पंक्तियों में प्रौढ़ा परकिया नायिका का वर्णन है। 2 लाइन की पंक्तियाँ, 2 लाइन की कविता, 2 लाइन के दोहे, 2 लाइन लिखे हैं कवि ने, और उन 2 पंक्तियों में भावों का ऐसा गहन सागर लहराने लगता है।
एक चित्र सा आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है और ऐसा लगता है कि कवि के द्वारा प्रस्तुत इन पंक्तियों के साथ हम भी उस भाव सागर में अवगाहन कर रहे हैं जिसे महसूस कर कवि ने इन पंक्तियों की रचना की। अगला दोहा देखिए। उन हर की हंसिकै इतय इन सौंपी मुस्काए। उन हर की हंसिकै इतय इन सौंपी मुस्काए, नैन मिले मन मिली गए। नैन मिले मन मिली गए, दोऊ मिलीवत गाए। शब्दार्थ बहुत क्लिष्ट नहीं है। हरकी का मतलब होता है देख कर, बाकी सब सरल है। हंसिकै यानी हंसकर, इतय यानी इधर, सौंपी यानी दे देना, मुस्काए मुस्कुराना, नैन आँखें, दो यानी दोनों। कृष्ण और राधा की परिकल्पना करते हुए नायक और नायिका के प्रेम का प्रकटीकरण कवि इन पंक्तियों में करते हैं। आइए व्याख्या देखें। नायक ने हंसकर नायिका की ओर देखा तो नायिका ने नायक की गाय उसे सौंप दी। कितना सीधा सरल कार्य व्यापार। नायक ने हंसकर नायिका की ओर देखा तो नायिका ने नायक की गाय उसे सौंप दी। इस कार्य व्यापार में, देखने और सौंपने के इस कार्य व्यापार में दोनों के नेत्र मिले। जैसे ही नेत्र मिले दोनों के मन मिल गए। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया और दोनों प्रसन्नतापूर्वक गाय लेकर साथ ही साथ चले गए। बहुत ही सीधा और सरल वर्णन। कहीं कभी ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं कि उनका लिखा हुआ दोहा बड़ा क्लिष्ट हो जाता है, और कहीं इतने सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दोहे को पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है ना। उन हर की हंसिकै इतय इन सौंपी मुस्काए। उन्होंने हंसकर देखा, इन्होंने मुस्कुराकर गाय सौंप दी। इस प्रक्रिया में दोनों के नैन मिले, मन मिले, फिर दोनों हंसते हुए चले गए, गाते हुए चले गए। हो गया। तो इस तरह बहुत ही आसान और गहन भाव की अभिव्यंजना करने वाले दोहों की रचना भी कवि बिहारी ने की है। अगला देखिए। ओछे बड़े न भई सके, लबो सतर वही गैन। ओछे बड़े न भई सके, लबो सतर वही गैन। दीर्घ हो ही न कहूँ, फारी निहारे नैन। ओछे अर्थात तुच्छ, सत रही हैं ऐठ कर, गैन यानी गगन, आसमान, आकाश, दीर्घ बड़ा, विशाल, और न कहूँ तनिक भी, थोड़ा भी, है ना। प्रसंग क्या है? इस पंक्ति में बताया गया है कि तुच्छ आदमी, निकृष्ट आदमी स्वयं पर कितना भी गर्व कर ले, लेकिन वो तुच्छ ही रहेगा, वो निकृष्ट ही रहेगा, कभी श्रेष्ठ आदमी बन नहीं पाएगा। कवि कहते हैं कि ओछा यानी तुच्छ आदमी कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही ऐठ कर आकाश को छूने का उपक्रम क्यों न कर ले। अधजल गगरी छलकत जाए बोलते ना, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो प्रदर्शन अधिक करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो तुच्छ है, जो श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ होने का अभिनय करता है, और इस प्रयास में वो इतना ऐंठता है कि आकाश को छूने लगता है। पर कवि कहते हैं
ऐसे व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने मात्र से कोई आंखें बड़ी नहीं हो जाती। आंखों का बड़ा होना तो एक प्राकृतिक सौंदर्य है। यदि तुम आंखों को बड़ा बड़ा फाड़ लोगे तो आंखें बड़ी नहीं हो जाएंगी। वही आंखें बड़ी हैं जो प्राकृतिक रूप से बड़ी हैं। आंखों को फाड़ फाड़ कर बड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ऐंठ कर आकाश को छूने का दिखावा करने मात्र से कोई तुच्छ व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। नीतिपरक दोहे हैं। सीख देते हैं कवि कि अगर श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ कर्म कीजिए, ऐंठना छोड़िए, ऐंठ कर बड़े होने का प्रयास मत करिए। अगला दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। शब्दार्थ देखिए। बतरस का मतलब होता है बातों का रस लेने के लिए, वार्तालाप। बतरस, लालच लोभ, लाल कृष्ण नायक, मुरली बांसुरी, धरी धर लेना पकड़ लेना, लुकाए छिपा देना, सौह सौगंध, भौहन भौहों से, हंसय हंस देना, नटी मना कर देना। शब्दार्थ जैसे ही आपने जान लिया, शब्दार्थ जैसे ही आपने समझ लिया, अर्थ तक पहुंचना आसान हो जाता है। कवि कहते हैं कि कोई गोपी नायिका से बात का रस पाना चाहती है। कोई सखी, कोई गोपी नायक से या कृष्ण से बात करके रस पाना चाहती है, आनंद प्राप्त करना चाहती है, वार्तालाप का लुत्फ उठाना चाहती है। और इसके लिए क्या करती है? कृष्ण की मुरली को पकड़कर छिपा देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कृष्ण की मुरली को लेकर छिपा देती है। और जब कृष्ण पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बांसुरी नहीं छिपाई है, और अपने बात की पुष्टि में वो सौगंध ले लेती है कि मैंने तुम्हारी बांसुरी नहीं छिपाई है। मान जाते हैं कृष्ण। जैसे ही कृष्ण मान जाते हैं, नायिका को लगता है कि बातों में पूर्ण विराम लग गया, तो तुरंत और अधिक रस प्राप्ति के उद्देश्य से भौं से वो हंस देती है। भौहों को इस तरह से वो भंगिमा पूर्ण बनाती है, भौहों की भंगिमा को देखकर वो ये प्रकट करती है, भौहों की भंगिमा के माध्यम से वो ये जाहिर करती है कि बांसुरी उसके पास है। और जैसे ही कृष्ण महसूस करते हैं कि बांसुरी उसके पास है, वो फिर से आग्रह करते हैं दे देने का, और कृष्ण के पुनः आग्रह करते ही वो फिर मना कर देती है कि बांसुरी मेरे पास नहीं है। फिर से मुकर जाती है कि बांसुरी उसके पास है। अर्थात कृष्ण को फिर वो विश्वास दिलाने लगती है कि उसने बांसुरी चुराई नहीं है। इस तरह इतने बड़े भाव को कवि बिहारी ने बड़ी ही कुशलता के साथ इन दो पंक्तियों के दोहे में अभिव्यक्त कर दिया है। अगला देखिए।
दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति। परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। शब्दार्थ पहले लेते हैं। दृग का मतलब होता है नेत्र, ऊर्झत यानी उलझना, टूटत यानी टूटना, कुटुंब यानी परिवार, जुरत यानी जुड़ जाना, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। गाठ गठान, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, दई का मतलब होता है हे ईश्वर। ठीक है, अब शब्दार्थ के आधार पर फिर से इसका अर्थ पकड़ते हैं। कवि कहते हैं कि एक अनुरक्ता नायिका एक ऐसी नायिका जिसने किसी से प्रेम किया है ना। एक अनुरक्ता नायिका सोच रही है, प्रसंग ऐसा ले सकते हैं। या फिर परकीया नायिका अपनी बहुत ही अंतरंग सखी से प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहती है। यह प्रसंग भी बनाया जा सकता है, आपकी इच्छा कि कौन सा प्रसंग आप लेना चाहते हैं। दोनों ही प्रसंगों में यह अर्थ सटीक बैठता है। कवि कहते हैं कि अनुरक्ता नायिका सोचती है कि हे भगवान, इस प्रेम की रीति को क्या कहें। यह प्रेम की रीति तो बड़ी ही अनोखी है, बड़ी ही अद्भुत है। यह प्रेम का संसार बड़ा ही निराला है। कैसे? यहाँ उलझती तो आंखें हैं, दृग उर्झत, उलझती तो आंखें हैं, पर टूटत कुटुंब, टूटता परिवार है। कार्य कोई करता है और परिणाम कोई भुगतता है ना। उलझती तो आंखें हैं पर टूटता परिवार है। प्रीति जुड़ती है चतुर व्यक्तियों के चित्त में और गांठें पड़ती है दुर्जन के हृदय में। जो चतुर होता है, जो सुजान होता है, वो प्रेम करता है ना। दो व्यक्तियों के हृदय में प्रेम पनपता है, लेकिन उस प्रेम को देखकर जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके हृदय में फांस गड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है ना। तो कवि कहते हैं कि इस तरह मिलते तो हैं दो प्रेमी हृदय, किंतु गांठ पड़ जाती है दुष्ट के हृदय में। तो हे भगवान, ये कैसी अद्भुत रीति है प्रेम की। उलझते हैं नेत्र, टूटता है परिवार, प्रीति जुड़ती है दो सुजान लोगों की और गांठ पड़ता है दुष्ट के हृदय में। ऐसा प्रेम तो मैंने कहीं नहीं देखा। परकीया नायिका का वर्णन है इन पंक्तियों में। और दूसरी बात जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि कारण कहीं और कार्य कहीं होने के कारण कौन सा अलंकार हुआ? असंगति अलंकार। ठीक है, इसके बाद अगला दोहा देखते हैं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक तो ध्वन्यात्मकता देखिए इन पंक्तियों की, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक साथ मंदिर की घंटी बज रही है। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, है ना। कहत कहना, नटत नट जाना, रिझत मोहित हो जाना, खिझत खींच जाना, मिलत मिल जाना, खिलत खिल जाना, लजियात लज्जा से भर उठना।
और भरे भवन में करते हैं नैनन ही सुबात, भरे भवन में नैनों से बातें हो रही है। प्रसंग तो स्पष्ट हो गया। व्याख्या देखिए, नायक कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने का ढंग इतना सुंदर है कि नायक उस पर मोहित हो जाता है ना, उस पर रीझ जाता है और असहमति के बाद भी नायक को रिझता हुआ देखकर नायिका खींच उठती है। फिर दोनों की दृष्टि परस्पर मिलती है और दृष्टि के मिलते ही दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का अंकुरण होता है, प्रेम पनपता है, दोनों के मन का मेल हो जाता है। जैसे ही दोनों के मन का मेल होता है, नायक प्रसन्न हो जाता है और नायक को प्रसन्न होता देखकर नायिका लज्जा से भर उठती है। इस तरह जन समूह से भरे भवन में बिना किसी बातचीत के नेत्रों के माध्यम से, नैनों के हाव भाव से नायक और नायिका जो पहली बार मिले हैं उस भरे भवन में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप भी कैसा? अभी ही प्रेम का अंकुरण हुआ और अभी ही प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। इसके पूर्व तक के दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो शब्दों के आधार पे अर्थ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कहत यानी कहता है, नायक प्रेम के लिए कहता है। नटत यानी नायिका नट जाती है, मना कर देती है। नायिका के मना करने पर नायक रिझ जाता है, रिझत, रिझने के बाद भी रिझ जाता है नायक और मना करने के बाद भी नायक को रिझता देखकर नायिका खींच उठती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, नेत्र के मिलते ही हृदय कमल खिल उठता है, प्रेम का अंकुरण होता है, प्रेम जागृत होता है और इस बात को महसूस करके नायिका लज्जा से भर उठती है और इस तरह दोनों भरे भवन में प्रेम की बातें नेत्रों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से कर रहे हैं। अब देखिए विशेष बात क्या है। नेत्र बात नहीं करते, बात तो जुबान करती है। नेत्र बात नहीं करते, देखने का काम करता है आँख। तो नेत्र बात नहीं करते, किंतु उनके द्वारा इन पंक्तियों में बात करने का वर्णन है। अर्थात प्रतिबंधक होते हुए भी कार्य का होना इन पंक्तियों में हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि हाव भाव और चेष्टाओं का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन करने में कवि बिहारी बेजोड़ है। इस एक दो पंक्ति के दोहे में कवि ने कई कई भावों और चेष्टाओं को एक ही साथ व्यक्त कर दिया है। तो आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर आगे के दोहों को लेते हैं। धन्यवाद।